आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरसीएम भी कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है रिवर्स चार्ज? तो अगर सिंपल भाषा में समझें तो जो नॉर्मल जीएसटी का टैक्स कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो फॉरवर्ड चार्ज कहलाता है। उसमें क्या होता है कि सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट को माल या सेवा बेचता है और उससे उस माल और सेवा के मूल्य के साथ साथ जीएसटी भी कलेक्ट करता है और वो जीएसटी फिर वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। मतलब ये कि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने की जिम्मेवारी सप्लायर की होती है, मतलब जो सप्लाई कर रहा होता है उसको हम फॉरवर्ड चार्ज करते हैं। और वही नॉर्मल मैकेनिज्म भी है, नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको आप कह सकते हैं कि बिजनेस नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें कभी कभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी आता है, खास करके जीएसटी से पहले जो सर्विस टैक्स लागू था पुराने रेजिम में, उसमें बहुत सी सर्विसेज ऐसी थी जिसमें टैक्स पे करने की जिम्मेवारी सप्लायर की नहीं होती थी बल्कि बायर की होती थी, रिसिपिएंट की होती थी, जो माल और सेवा ले रहा है। और ये सर्विस टैक्स के केस में पहले से ही मौजूद था। तो जब ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सबमर्ज होकर जीएसटी में कन्वर्ट हुए और जब जीएसटी लागू हुआ तो इसमें भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एप्लीकेशन है कि कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं। रिवर्स चार्ज कब कब रिवर्स चार्ज लगता है उसको हमको समझना है। तो रिवर्स चार्ज जो लगता है वो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और गवर्नमेंट ने उस सर्विसेज को या उन गुड्स को पहले से नोटिफाई कर रखा है अपने नोटिफिकेशन में कि इन ट्रांजैक्शंस के दौरान इन सेवाओं या इन वस्तुओं की जब सप्लाई होगी तो उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल जो कोर्स ऑफ बिजनेस है वो फॉरवर्ड चार्ज में होता है, जिसमें कि सप्लायर को टैक्स कलेक्ट करके कस्टमर से गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में ठीक उल्टा होता है। अब ये टैक्स जो है सरकार को देने की जिम्मेवारी रिसिपिएंट की हो जाती है, बायर की हो जाती है, जो माल और सेवाओं की खपत कर रहा है। इस केस को हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। अब कौन सी वो 12 सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत नोटिफाइड है गवर्नमेंट के तरफ से? तो उसकी एक लिस्ट है। जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आप कोई सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर से, तो उस पर टैक्स पे करने की जिम्मेवारी रिसिपिएंट की होगी, सप्लायर की नहीं होगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जितने भी ट्रांसपोर्ट के काम होते हैं, जो गुड्स कैरी करते हैं, लोगों का सामान व्यापार का एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है आप कह सकते हैं, उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट्स, वकील के द्वारा, एडवोकेट्स के द्वारा जो सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दिया जाता है वो भी रिवर्स चार्ज में आता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये जो सेल टैक्स ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, ये सारे जो ट्रिब्यूनल रहते हैं उनमें भी जो सर्विसेज दी जाती है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ही उस पर टैक्स लिया जाता है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, अगर कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है किसी भी इवेंट का तो उसमें भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी, किसी कंपनी का डायरेक्टर अगर अपनी कंपनी को जो सेवा दे रहा है वह भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी एलआईसी के एजेंट हैं या जितने भी इंश्योरेंस की कंपनी है उनके जो एजेंट हैं वो जो सर्विसेज देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं, वो भी रिवर्स चार्ज के तहत आता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी, ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं जो लोन की रिकवरी करते हैं वो भी जो सेवाएं देते हैं अपनी कंपनी के लिए, वो भी रिवर्स चार्ज के तहत आता है। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स इन वेसल्स फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू द कस्टमर स्टेशन फॉर क्लियरेंस इन इंडिया, अब जो सामान समुद्र के रास्ते से भारत में आता है उसमें जो वेसल्स लगते हैं क्लियरेंस हाउस तक ले जाने के लिए,
वो जो सेवाएं देते हैं जहां से कि कस्टम का क्लियरेंस मिलता है, वो सेवा भी रिवर्स चार्ज में आती है। ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। अगर हम कॉपीराइट किसी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, किसी बुक का, किसी भी आर्टिस्टिक पेंटिंग का, है ना, गाने का, म्यूजिक का, लिरिक्स का, तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स लगता है। कैब सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसा कि जानते हैं आप कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओला है, उबर है। तो ओला उबर वाला जो है आपको सर्विसेज देता है और इस पर टैक्स देने की जिम्मेवारी रिसिपिएंट की होती है, सर्विस प्रोवाइडर की नहीं होती है। मैंने ओला उबर आपसे जीएसटी नहीं चार्ज करता है, आपको उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर लगा के सरकार को देना है। अब ये कौन करता है? देखिए, कस्टमर के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी हायर करती है ई कॉमर्स की सर्विसेज ट्रांसपोर्ट के लिए, बुक करती है, तो वो कंपनी वो खर्चा अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहती है, तो फिर वो उस खर्चे को तभी लिख पाएगी जब उस सर्विसेज पे वो रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करे। अच्छा, जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया जाता है उसका फिर आईटीसी क्लेम कर लिया जाता है। मतलब उसमें कोई नुकसान व्यापार को नहीं है। रिसिपिएंट जो सर्विसेज लिया अगर वो रिवर्स चार्ज में है तो उस पे वो जितना जीएसटी बनता है वो उस टैक्स लायबिलिटी अपनी बढ़ाता है, बढ़ा के सरकार को पे करता है। पे करने के बाद उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता है। फॉरवर्ड चार्ज में ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल होता है, क्योंकि जो रिसिपिएंट है वो टैक्स का पैसा तो सप्लायर को दे देता है, सप्लायर को देने के बाद उसका वो आईटीसी ले लेता है। तो थोड़ा काम बढ़ जाता है इसमें रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट के लिए। सप्लायर के लिए तो कोई काम नहीं है, सप्लायर तो अपनी सर्विसेज दे देगा, आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अब आपको अगर उस खर्चे को अपनी कंपनी के बुक में लिखना है तो ये जरूरी है कि आप उसको जीएसटी उस पर पे करें। पे करने के बाद उसकी आईटीसी क्लेम करें। तो इसको कहते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। पीछे हमने एक बार देखा था परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। तो परचेज फ्रॉम कंपोजिशन का डीलर भी आपसे टैक्स नहीं लेता है, क्योंकि वो बिल ऑफ सप्लाई जारी करता है, उसको टैक्स इनवाइस जारी करने का अधिकार नहीं है, तो वो हमारा नील रेटेड सप्लाई में चला जाता है। अब अनरजिस्टर्ड डीलर में है कि अगर आप एक दिन में 5,000 रुपए से कम का सामान किसी गैर पंजीकृत व्यापारी से खरीदते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तब तो आपको रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। लेकिन एक दिन में 5,000 से ज्यादा का सामान अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड यानी गैर पंजीकृत व्यापारी से खरीदते हैं तो आपको उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स सरकार को पे करना होता है। इसको हम कहते हैं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर अंडर रिवर्स चार्ज। Where such supply is taxable goods or service, the service recipient is liable to pay tax। मतलब ये बता रहा है कि अगर आप सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं और आप स्वयं एक रजिस्टर्ड कंपनी है या रजिस्टर्ड बिजनेस इकाई है, तो आपको उस रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स पे करना होगा, उसका आईटीसी आपको प्राप्त होगा। If the supplier of good is an unregistered person and the recipient is registered, and the aggregate value of all such supply in a day exceeds 5,000, then GST on such supply needs to be paid by the recipient under reverse charge। वही बात जो मैंने पहले कही कि अगर 5,000 से ज़्यादा की सप्लाई एक दिन में आप ले रहे हैं तब आपको देना होगा रिवर्स चार्ज में पैसा। अगर 5,000 से कम की सप्लाई एक दिन में ले रहे हैं तो आपको उस पर कोई रिवर्स चार्ज पे नहीं करना है। अब रिवर्स चार्ज सप्लाई में मतलब आरसीएम के अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई है सर्विसेज की, सेवाओं की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अधिकतर जो है वो सेवाएं ही हैं, है ना। और तो उस केस में हमको ये देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। टाइम ऑफ सप्लाई जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमको पता चले कि मेरी लायबिलिटी टैक्स पे करने की रिवर्स चार्ज में कब बनेगी। तो उसके लिए तो जरूरी है कि ये पता चले कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, जनवरी में था कि फरवरी में था कि मार्च में था, जिस भी महीने में। तो टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस के केस में क्या होगा
उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें है कि कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में जो सबसे पहले हो जाता है, इवेंट्स है, कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं में जो पहले हो जाएगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ये जो अभी हम टाइम ऑफ सप्लाई पता कर रहे हैं, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज के केस में कर रहे हैं, सेवाओं के केस में। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कहता है कि निम्नलिखित 4 कंडीशंस में जो कंडीशंस पहले हो जाएगी वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। पहला कंडीशन क्या है? द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। कोई भी रिवर्स चार्ज में अगर आपने माल लिया है या सेवा लिया है, उसको प्राप्त कर लिया है, अगर ये घटना सबसे पहले हो जाती है टाइम के हिसाब से, तो यही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। दूसरा है द डेट ऑफ पेमेंट एज इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। माल और सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जिस दिन अपनी अकाउंटिंग बुक में इस घटना को दर्ज करता है, अगर वो पहले हो जाता है, पैसा पेमेंट कर रहा है वो एडवांस के रूप में या किसी भी रूप में, तो वो डेट जिस दिन ये एडवांस पे किया गया है किसी माल और सेवाओं को रिवर्स चार्ज के तहत परचेज करने के लिए, तो वही डेट ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अगर ये भी नहीं हुआ है, दोनों नहीं है, तो द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, तो ये देखा जाएगा कि ये पैसा जो पेमेंट हुआ है एडवांस के रूप में रिसिपिएंट के द्वारा सप्लायर को, वह पैसा किस दिन बैंक से कटा है, मतलब किस दिन डेबिट हुआ है। अगर वो पहले हो गया है, मतलब ये भी हो सकता है ना कि आप पेमेंट तो कर दिए हो लेकिन बुक ऑफ अकाउंट्स में आपने नहीं लिखा हो, तो कहता है कि जो भी अर्ली होगा, या तो आप पहले उसको दर्ज कर लिए हैं, वही समय पहले है, या जिस दिन आपका अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब जिस दिन पेमेंट आपके बैंक खाते से कटा है, इन दोनों में जो पहले होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। और अंतिम है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। मान लीजिए कि माल और सेवा नहीं पहुंचा, आपने कोई उसके लिए पेमेंट भी नहीं किया, आपने अपने बुक में कोई एंट्री भी नहीं की, ठीक है, तो उस केस में अगर बिल बन गया है तो बिल बनने के 30 दिन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। अगर 1 तारीख को आपने इनवाइस काट दी है और आपने पेमेंट भी नहीं किया है, माल और सेवाओं को रिसीव भी नहीं किया है, आपने अपने अकाउंट्स बुक में उसकी एंट्री भी नहीं की है, तो उस केस में जिस दिन वो इनवाइस बना है उससे 30 दिन, जो भी सप्लायर होगा वो इनवाइस तो बनाएगा, तो उस इनवाइस बनने की डेट से जो 30 डेज होगा, वह डेट जो है टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। मान लीजिए कि आपने कोई एक ऐसी सेवा आरसीएम के तहत ली है या ऐसा सामान खरीदा है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, तो आपने उसको पेमेंट भी नहीं किया है, आपने उसमें कोई एडवांस भी नहीं किया है, आपने उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा है, आपने माल और सेवा प्राप्त भी नहीं किया है, रिसीव भी नहीं किया है, लेकिन उसका बिल बन गया है। तो अगर बिल बन गया है, ये सब नहीं हुआ है, तो जिस दिन बिल बना है उससे 30 डेज बीतने पर टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। तो ये है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई को पता करने का तरीका। However, where it is not possible to determine the time of supply as above, the time of supply shall be the date of entry in the book of accounts of the recipient supply. अगर इसके बावजूद भी ये पता नहीं चल रहा है, तो जिस दिन आप उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, मतलब जो रिसिपिएंट जिस दिन लिखता है, फिर वही टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाती है। अब एक एंट्री करके हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल है रिकॉर्डिंग परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर विथ जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज, और कैसे हमको इंक्रीज करना है टैक्स लायबिलिटी और उसका डिपार्टमेंट को कैसे पे करना है। तो पहला एग्जाम्पल जो हम समझने जा रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर से हम परचेज करने जा रहे हैं। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गए, ये 12 तारीख को घटना हो रही है और ये हो रहा है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। एक पार्टी है जिसका नाम है राहुल,
जो बेंगलुरु में है वो और अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उससे हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल का जो नंबर है वह है परचेज 8, आई थिंक इट इज परचेज 8। ओके, ये अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया जाता है। यहाँ हम पार्टी बना लेंगे, मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल बेंगलुरु में ही रहते हैं, ये हमारे संडी ग्रेटर है, कर्नाटक में ही है। और ये रेगुलर नहीं है, ये क्या है, अनरजिस्टर्ड है, ये ध्यान रखना होगा। अनरजिस्टर्ड है तो इनका जीएसटी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ हम एक लेजर बना लेते हैं, परचेज फ्रॉम यूआरडी का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड डीलर। परचेज फ्रॉम यूआरडी का हमने एक लेजर बना लिया अंडर परचेज अकाउंट। एप्लीकेबल है, और इससे हम क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, और ये हम 6,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, देखते हैं क्या है। और ये आइटम है वायरलेस कीबोर्ड, तो शायद है नहीं, हम इसको बनाना होगा हमको। वायरलेस कीबोर्ड, नंबर्स है, एप्लीकेबल है, और इसको यस करना होगा। और यहाँ हम इसका HSN कोड डाल देंगे, ये टैक्सेबल है। अब यहाँ है इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो इस पे तो रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड डीलर पे है एप्लीकेबल, लेकिन चूंकि ये वैल्यू क्रॉस नहीं कर रहा है, 5,000 नहीं, ये कर रहा है, 6,000 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको यस कर देंगे, ये 18%। एक तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पे न डिफाइन करते हुए, क्योंकि हो सकता है वायरलेस कीबोर्ड हमको किसी रजिस्टर्ड डीलर से भी खरीदना पड़े, तो उस केस में हम बजाय इसको यहाँ डिफाइन करने के, यहाँ हम एक चेंज कर देते हैं, यहाँ जो है टैक्सेबल करके इसको अभी नो रखते हैं, और ये 18% हम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि कल को मतलब अगर हमको अगली बार रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करना होगा और आइटम में ही हम डिफाइन कर देंगे रिवर्स चार्ज, तो फिर एंट्री हमारी गलत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परचेज फ्रॉम यूआरडी में ही उसको सेट कर देते हैं, मतलब जो काम हमको करना कर रहे थे अभी हम आइटम में, वो हम यहाँ कर देते हैं। अब इसमें हम सेलेक्ट करते हैं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। देखिए ऑप्शन हमको कहाँ मिलता है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। ठीक है, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यस, इस पे तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, और यही हम 18% दे देते हैं। ठीक है, हमने यही इसको दे दिया, और
वायरलेस कीबोर्ड में हमने नहीं डाला है। और यहाँ पे जो 12 नंबर हम ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और इसका जो रेट है वो 500 रुपीज़ है। ठीक है। अब अगर टैक्स एनालिसिस को हम जाके देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। दिख रहा है कि ये जो अमाउंट है 6,000 रुपये का, इस पे यहाँ दिखे लिखा है अमाउंट ऑफ टैक्स, ये 1,080 रुपये का हमको रिवर्स चार्ज अप्लाई हुआ है। ठीक है। इस पे हमको ये रिसिपिएंट के हैसियत से, मैं रिसिपिएंट हूँ, मुक्ता ट्रेडर एक रिसिपिएंट है, राहुल टैक्स मांगेगा नहीं क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो आपको हमको 1,080 रुपये की अपनी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और सरकार को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने टैक्स का लेजर नहीं लगाया, फिर भी ये टैली कैलकुलेट करके दे रहा है क्योंकि हमने इसको रिवर्स चार्ज में ले लिया। ठीक है। अब अगर हम इसकी रिपोर्ट देखें, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, परचेज है, यहाँ से पीरियड चेंज करेंगे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। 1,080 का यहाँ पे दिखा रहा है के सप्लाई। अगर नीचे हम आए तो यहाँ देखिए रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई यहाँ पे दिख रहा है 1,080 रुपये का, ये दिख रहा है। इसको देखिए ठीक से, ये जो है 12 तारीख को हमने राहुल से परचेज किया है, परचेज 8, और 6,000 का सामान लिया है, चूंकि ये 5,000 से ज़्यादा है एक दिन में, इसलिए इस पर सेंट्रल टैक्स 540 और 540 रुपये स्टेट टैक्स। इसको अगर आगे करेंगे तो इसमें स्टेट टैक्स भी दिखेगा 540। ठीक है। ये हमको लायबिलिटी इसकी बढ़ानी पड़ेगी। ये देखिए बैलेंस लायबिलिटी अभी यहाँ दिख रहा है, जब हम लायबिलिटी को बढ़ा देंगे तो ये लायबिलिटी में यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और जब हम इसको टोटल लायबिलिटी यहाँ दिखा रहा है, ठीक। अब जब हम लायबिलिटी बुक करेंगे, यहाँ बैलेंस लायबिलिटी दिखा रहा है तो ये हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं स्टेट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमको रिवर्स चार्ज में हमने लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टेट एडजस्टमेंट करेंगे। स्टेट एडजस्टमेंट यहीं से क्लिक कर लेंगे हम, और यहाँ आ गया जीएसटी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है। अब इसमें हम अपनी लायबिलिटी बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम एक लेजर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं एक्सपेंस ऑन अनरजिस्टर्ड यूआरडी सप्लाई। यूआरडी लिख सकते हैं या यूआरडी सप्लाई भी लिख सकते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सिर्फ हम एडजस्टमेंट के लिए बनाते हैं। ये जीएसटी इस पे नहीं एप्लीकेबल है, इसका रोल सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए है, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। और ये टोटल हमारा 1,080 रुपये का खर्चा बढ़ रहा है, मतलब रिसिपिएंट होने की वजह से आरसीएम के तहत ये पैसा हमारा खर्चे के रूप में आ रहा है। और हमारी लायबिलिटी इसके लिए क्या बढ़ रही है, सेंट्रल टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है 9% से, टैक्सेबल वैल्यू है 6,000। तो यहाँ पे 540 आपको हाथ ओवर राइट करके लिखना पड़ेगा, और स्टेट टैक्स 540। तो ये यही लायबिलिटी जो है हम बढ़ा रहे हैं, इसको बुक कर रहे हैं, और क्रेडिट होगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी टैक्स की, तो इससे हमारी ये लायबिलिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, बुक हो जाएगी। अब देखिए पहले जो यहाँ दिख रहा था बैलेंस लायबिलिटी, अब वो बुक होके यहाँ दिख रहा है, मतलब अब हमारी जो लायबिलिटी है वह 540 रुपये से बढ़ गई है। 540 स्टेट टैक्स और 540 सेंट्रल टैक्स, टोटल मिला के 1,080 की हमारी लायबिलिटी जो है हमको मिल गई। अब क्या करना है, अब हमको बाहर आना है इससे। ठीक है। अब देखिए रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई जो यहाँ पहले था, वो अब हमने यहाँ अब हट गया है। पहले दिखा रहा था, अब हमने स्टेट एडजस्टमेंट कर दिया तो ये 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने अभी उसकी लायबिलिटी बढ़ा दी है। अब लायबिलिटी हमारी कहाँ दिखती है,
लायबिलिटी हमारी जीएसटीआर 1 में दिखती है। अब हम इसको 3B में देखे जाते हैं। जीएसटीआर 1 में तो आउटवर्ड सप्लाई दिखती है। अगर हम 3B में जाते हैं और यहाँ पीरियड चेंज करते हैं 1/8, ठीक है, और अगर हम इसकी समरी व्यू देखते हैं और यहाँ F12 में जाएंगे और यहाँ पे हम अलग अलग ब्रेकअप कर लेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने एडजस्ट किया है, देखिए 540 और 540, ये हमारा जीएसटी एडजस्टमेंट के थ्रू जो लायबिलिटी बढ़ी है वो 1080 रुपये की बढ़ी है। ये हमारा रिटर्न 3B की समरी है ना, जिसमें ये 1080 रुपये बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो 3B में हमारी समरी दिखती है और यह समरी में हम इसको देख पा रहे हैं। अगर इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, देखिए एक्सपेंस ऑन यूआरडी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी 1080 से हमारी बढ़ी है। तो ये टैक्स लायबिलिटी हमारी बढ़ गई और यही हमको बढ़ाना भी था। अब हमको क्या करना है, स्टैट्यूटरी पेमेंट करना है, सरकार को ये पे करना है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ से पेमेंट में जाएंगे और आज ही के दिन अगर हम स्टेट पेमेंट करते हैं तो यहाँ स्टेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ये 1/8 से लेके 31/8, ये रेगुलर का पेमेंट नहीं है, ये रिसिपिएंट लायबिलिटी है। रेगुलर तो वो होता है जो फॉरवर्ड चार्ज में होता है, और ये एडवांस भी नहीं है, एडवांस हम नहीं कर रहे हैं। रिसिपिएंट लायबिलिटी मतलब हमने रिवर्स चार्ज में रिसीव किया है माल और सेवा, उसके लिए हमको पेमेंट करना है। कोटक बैंक से पेमेंट कर देते हैं। सेंट्रल टैक्स 540 रुपये और स्टेट टैक्स ये भी 540 रुपये। ठीक है, ये सरकार को हमने स्टैट्यूटरी पेमेंट कर दिया चेक से भारत में। अब फिर हम चलते हैं जीएसटीआर 3B में। अब हमने लायबिलिटी जो थी इसको पेमेंट कर दिया है। अब हमको क्या करना है, इसकी आईटीसी क्लेम करनी है। अभी ये इनपुट टैक्स में हमारा नहीं दिखा रहा है, टोटल इनपुट टैक्स हमारा अभी वही 85,000 रुपये यहाँ दिख रहा है। अभी ये 540 नहीं आया है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अपनी फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता था, जैसे ही आप परचेज करते हैं आपको परचेज के साथ जो टैक्स देते हैं उसकी आईटीसी अपने आप बन जाती है। ठीक है, लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या है कि आपने लायबिलिटी बढ़ाई, लायबिलिटी बढ़ा के सरकार को पेमेंट किया। अब आप स्टेट एडजस्टमेंट करके ये 540 जो यहाँ दिख रहा है उसको आप ये टोटल इनपुट क्रेडिट में देखना चाहते हैं, और उसके लिए आपको स्टेट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सेलेक्ट करना होगा। पूछेगा क्यों, तो ये परचेज अंडर रिवर्स चार्ज के तहत आप कर रहे हैं, उसी के लिए आपको इंक्रीज करना पड़ रहा है क्योंकि आपने रिवर्स चार्ज में परचेज किया है। अब अपना आईटीसी बढ़ाने का मतलब है कि अपना सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आप डेबिट करेंगे। तो सेंट्रल टैक्स को हम डेबिट करेंगे 9% के रेट से, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 6000 है और यहाँ लिखेंगे हम 540। फिर हम डेबिट करेंगे स्टेट टैक्स 540 से, और क्रेडिट क्या करेंगे, वो जो लेजर हमने बनाया था एक्सपेंस वाला, अब उसका काम खत्म हो जाएगा। अब उसको हम जीरो कर लिए, यहाँ पे वो जीरो वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि उसका काम लायबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने किया था। अब हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तो पहले से मौजूद था, अब ये और आ गया। ये तो टैक्सफुल वैल्यू था, टैक्स नहीं था, सॉरी, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवर्ट सप्लाई 85,000 का टैक्स नहीं था कोई।
अब ये 540 रुपये मिलके 1080 रुपये का हमको क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध हो गया। ये 3B में हमको दिख रहा है। ठीक, 3B के आधार पे ही हमको जीएसटी पे करना होता है। ये हमारी लायबिलिटी है, इतना इंटीग्रेटेड टैक्स की है, इतना सेंट्रल टैक्स की है, इतना स्टेट टैक्स की है ना। और ये हमने अपना आईटीसी क्लेम कर लिया। तो ये होता है रिवर्स चार्ज में कैसे हम लायबिलिटी बढ़ाते हैं और लायबिलिटी बढ़ा के उसका स्टैट्यूटरी पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस वही था। अच्छा, ये अगर काम हम फॉरवर्ड चार्ज में कर रहे होते तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम रजिस्टर्ड डीलर के हैसियत से किसी रजिस्टर्ड डीलर से कोई माल परचेज करते हैं तो सामान की कीमत और सेवाओं की कीमत के साथ साथ हम टैक्स भी पे कर देते हैं। जो भी टैक्स हम पे कर देते हैं वो हमारी आईटीसी ऑटोमेटिकली बन जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि सप्लाई रिवर्स चार्ज में थी, जो सप्लायर था वो आपसे जीएसटी मांग नहीं रहा है, उस पर जीएसटी आपको टैक्स लायबिलिटी बढ़ा के सरकार को पे करनी है। पे करने के बाद अपनी आईटीसी उतने से बढ़ानी है जितना आपने पे किया है। तो इस तरह से हम परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से करते हैं। लेकिन यही अमाउंट अगर 6,000 से कम, 5,000 से कम का होता तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वह नील रेटेड इनवाइस में चला जाता। लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा थी एक दिन में, तो इसमें आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से इतना काम करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा एडवांस सप्लाई में अकाउंटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब तक तो हम गुड्स की सप्लाई कर रहे थे और उसमें सारी चीज़ों को एडवांस रूप में भी देखा, और नॉर्मल जो इंटरेस्टेड सप्लाई होता है वो देखा। अब सर्विसेज सप्लाई में हम क्या करते हैं? तो मान लें कि मुक्ता ट्रेडर्स जो है अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है और वो सेल कर रहा है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। मुक्ता ट्रेडर्स जो है वह एडवर्टाइजिंग सर्विसेज सेल कर रहा है एक रजिस्टर्ड पार्टी, जीएसटी में है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक में, उसको। तो देखिए सर्विसेज हम कैसे सेल करते हैं। काउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे, सेल में जाएंगे, और ये जो सेल हो रहा है वो 17 तारीख को हो रहा है, तो हम यहाँ डेट देंगे 17 तारीख को। अब चूंकि हम सर्विसेज दे रहे हैं इसलिए आइटम इनवाइस नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम अकाउंटिंग इनवाइस सेलेक्ट करेंगे एट आई से, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस। अकाउंटिंग इनवाइस के थ्रू हम करेंगे। इसका नंबर हो जाएगा 11/MT। पार्टी का जो नाम है वो है सेलो प्राइवेट लिमिटेड। सेलो प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा सैलरी डेटर है और ये कर्नाटक का ही रहने वाला है, रेगुलर डीलर है। ये हमने उसका जीएसटी नंबर डाला। अब यहाँ पे हमको एक लेजर बनाना होगा, लेजर बनाना होगा एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का। ठीक है, तो यहाँ हम एलसी करके बना लेंगे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। ये अंडर सेल्स अकाउंट हम बना लेंगे, या इनडायरेक्ट इनकम भी बना सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यस कर देंगे। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जो भी इसका एसएससी कोड यहाँ यूज होगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हम छोड़ देते हैं, टैक्सेबल है, और ये जो है 18% से है इसका रेट। सर्विसेज है और
और ये कुल सर्विसेज हम दे रहे हैं 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख की सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स लगाएंगे और यहाँ पे हम स्टेट टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये अगर हम टैक्स एनालिसिस देखेंगे तो ये हमको दिखाई दे रहा है इतना टैक्स लग गया, ठीक है। और इसका नंबर था 11/MT, ठीक है। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो डिस्प्ले में जाए और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाए, जीएसटी में जाए, और ये हमने सेल किया है तो ये हमको GSTR 1 में इसकी रिपोर्ट मिलेगी। ये B2B में इसका आएगा ये आ गया सेलो प्राइवेट लिमिटेड का 5 लाख का, ठीक है। तो ये एक फॉरवर्ड चार्ज की एंट्री है, ये रिवर्स चार्ज में नहीं आती है, बस सर्विसेज का है। उसी तरह अगर एक नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा अकाउंटिंग फॉर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। अब अगर कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसपे जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। उसमें है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। अगर कोई व्यक्ति रहने के लिए, व्यक्ति अपने रहने के लिए रेंट पे हाउस लेता है तो उसका जो रेंट की सर्विसेज है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। लेकिन ये याद रखना है, अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए होगा तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा, वो जीएसटी में आएगा। लेकिन एग्जेम्प्ट रहेगा अगर वह रहने, स्वयं व्यक्ति परिवार रहने के लिए यूज करता है, रेजिडेंशियल पर्पस। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। अब ये बहुत सारी कंपनियां हैं डिस्ट्रीब्यूशन की जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उन कंपनियों के द्वारा जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगता। जैसे फार्म लेबर सप्लाई कर रहे हैं, कटिंग हार्वेस्टिंग के लिए आप लेबर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, वो जो सेवाएं देता है कॉमर्शियल बैंक को, और कॉमर्शियल बैंक सेवा किसको देता है? हम लोगों को देता है, इंडिविजुअल्स को। तो वो सेवाएं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को देता है वह डीएसटी के दायरे में नहीं आता है। पर ये याद रहे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस अगर कोई देता है तो वो टैक्सेबल है जीएसटी। मतलब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में टेलीफोन लगा है बीएसएनएल का, तो उस बीएसएनएल के जो टेलीफोन का बिल होगा उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी को सर्विस दे रही है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे रही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दे रही है, एक्सिस बैंक को दे रही है, तो वो सेवा जीएसटी के दायरे के बाहर हो, मतलब जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लोकल गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सरकार जो सेवाएं देती है, बहुत तरह की सेवा देती है। लोकल जो हमारी नगर पालिका होती है, ग्राम पंचायत होती है, उनके द्वारा जो सर्विसेज दी जाती है, सफाई की, स्ट्रीट लाइट की, पीने के पानी की, वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती है। बहुत सारे गुड्स भी जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जैसे बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, जो मैगजीन्स वगैरह निकलती हैं, जो शोध पत्र वगैरह निकलते हैं, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। मतलब एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी में है लेकिन एग्जेम्प्टेड है, उस पर टैक्स नहीं लगता। न्यूज़पेपर पे नहीं लगता, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे नहीं लगता, ताजे फल और सब्जियों पे नहीं लगता, फ्रेश मीट, चिकन, एग और मिल्क पे भी नहीं लगता, स्टैम्प्स, जुडिशियल पेपर पे भी जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। तो चले एक एग्जेम्प्ट सर्विसेज की एंट्री करके देख ले कैसे होता है। तो काउंटिंग वाउचर में चलते हैं और 18 तारीख को हम एक सेल कर रहे हैं एग्रीकल्चर सर्विसेज। गुप्ता ट्रेडर जो है वो सेल कर रहा है, तो ये हो जाएगा 12/MT, अभी 11/MT हुआ था। पार्टी है खुशी फर्म। खुशी फर्म जो है एक पार्टी है जिसको एग्रीकल्चर सर्विसेज दिया जा रहा है।
जीएसटीएन नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे एग्रीकल्चर सर्विसेज का। ये सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब चाहे तो इसी में बना सकते हैं, यही डिफाइन कर सकते हैं। एसएससी कोड डाल देंगे और ये इसमें हम क्या करेंगे, सेल्स एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट कितने रुपए का दे रहे हैं, 50,000 रुपए में। टैक्स एनालिसिस देखिए, कोई भी टैक्स इस पे नहीं बना है, कोई टैक्स नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जेम्प्ट है। अब इसकी रिपोर्ट अगर हम देखें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जीएसटी की, तो यहाँ देखें खुशी और हिमेश ट्रेडर को हम लोगों ने पीछे किया हुआ है एग्जाम्प्ट सप्लाई, और यहाँ खुशी फर्म का दिख रहा है ये एग्जाम्प्ट सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं डील रेटेड इनवाइस में ये रिफ्लेक्ट करेगा, जिसमें जीएसटी नहीं लगता। एक चीज़ और देखें कि इसको जब आप प्रिंट करते हैं तो कैसा दिखता है। अगर आप डे बुक में जाएं और इसको प्रिंट करें, अ, तो देखें हमने बताया था कि बिल ऑफ सप्लाई जो है वह रजिस्टर्ड डीलर भी जारी कर सकता है अगर वो किसी एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर सर्विस एग्जेम्प्ट है, इसलिए आप देखिए यहाँ पे टैक्स अमाउंट नील लिख के आ रहा है और यहाँ बिल ऑफ सप्लाई लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन डीलर ही दे सकता है। बिल ऑफ सप्लाई वैसे रजिस्टर्ड रेगुलर डीलर भी दे सकते हैं जो एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका बिल ऑफ सप्लाई बना। तो एडवांस एंट्री में आज बस इतना। थैंक यू।